नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों हिंदी जो थ्योरी सीरीज है हमारा वो स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले हमने राजपाल सिंह सीरीज के एमसीक्यूज़ ख़त्म कर दिए हैं। लगभग जितने भी प्रश्नोत्तरी रिवीजन सीरीज था दोस्तों, लगभग 35 से 36 वीडियो हमारे राजपाल सिंह सीरीज के बने हुए हैं। वो लगभग सारे ख़त्म हमारे हो चुके हैं। तो अब हम थ्योरी सीरीज में आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने पहले जो ऑप्शनल करा है उसके बाद जाके हम अब क्या कर रहे हैं, थ्योरी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनका ये कहना था कि आप थ्योरी भी इसके एक बार इसके करा दो। तो दोस्तों ठीक है, हम इसकी थ्योरी भी करा रहे हैं, या फिर हम कहें तो लिखित, या फिर इसका जो वाद संवाद जो भी है हिंदी भाषा का, हम उसको भी आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करेंगे। सभी चैप्टरों को हम थ्योरी सेशन के वाइज ही इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आप लोग एक काम जरूर करें, जब आप लोग थ्योरी सीरीज़ देखते हैं तो इसके बाद जाके जो इनसे रिलेटेड प्रश्नोत्तरी रिवीजन सीरीज इससे पहले अपलोड हो चुकी है, आप लोग उन वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि उनको देखने से आपकी जो प्रैक्टिस है वो निरंतर बनी रहेगी और कहीं ना कहीं आपके जो हिंदी है वो मजबूत देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज अगर बात करें तो हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और प्रमुख बोलियां आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। अगर उनमें बात करें तो दोस्तों हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को एक बार बता देना चाहता हूँ, इससे रिलेटेड जो हमारे एमसीक्यू सीरीज हैं, लगभग 350 से 400 क्वेश्चन ऐसे हैं जो राजपाल सिंह सीरीज के हमने करा दिए हैं। और वो इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो इससे पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं और निरंतर आगे भी पूछे जाने के उनमें लगभग संभावनाएं हैं। तो दोस्तों आप लोग जब ये सीरीज खत्म होता है तो उसके बाद जाकर तुरंत उन एमसीक्यू सीरीज को भी जरूर देखें। तो दोस्तों देखिएगा, अगर बात करें हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है, यानी कि किन कारणों से उसकी उत्पत्ति को देखने को मिलता है। उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है। अच्छा दोस्तों, संस्कृत का हमारा भास धातु है, उससे मिलकर हमारी क्या बनी है, भाषा शब्द का प्रयोग हुआ है, या फिर उसको बनने का एक विधि बताया गया, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, बोलना या फिर कहना। भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। भाषा वाक्यों से, वाक्य शब्दों से एवं शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस प्रकार वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियाँ ही आपस में एक प्रमुख अंग हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। अगर किसी चीज़ को हम भाषा से अगर यदि ले रहे हैं तो भाषा हमारा क्या है, एक बोलने का साधन है। बोलना या कहना, इसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा की वह माध्यम है हमारा जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, अपने भावों या फिर अपने विचारों को प्रकट करता है। अगर बात करें वहीं पे दोस्तों, तो शब्दों के सार्थक समूह हो गया, या फिर संकेत को भाषा कह सकते हैं। अगर हम किसी को संकेत कर रहे हैं तो वो भी हमारा क्या है, एक भाषा है, एक प्रकार की भाषा है कि हम उसको संकेत कर रहे हैं कि तुम ये करो या तुम यह मत करो। ठीक हो गया। अगर देखें तो शब्दों के सार्थक समूह, यानी कि शब्दों के कोई सार्थक समूह है, तो उन सार्थक समूह से बनकर अगर कोई शब्द बना है, जब शब्दों के समूह से अगर कोई अर्थ निकल रहा है तो वो भी क्या है, हमारा एक भाषा का ही प्रकार देखने को मिलेगा। अगर वहीं देखें तो भाषा वाक्यों से, वाक्य शब्दों से एवं शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं कह रहा है। इस प्रकार वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियाँ ही भाषा के प्रमुख अंग हैं। तो दोस्तों भाषा के जो प्रमुख अंग है वो कौन कौन से हो गए हमारे, एक तो वाक्य हो गया, शब्द हो गया, और जो मूल ध्वनियाँ हैं, इन सभी से मिलकर हमारे क्या बनते हैं, भाषा बनती है। तो आप लोग इस चीज़ को समझिएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको पीछे मिलेंगे, उसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से उनको जरूर देखिएगा। फिर देखिएगा दोस्तों, अब इसमें पंडित कांता प्रसाद गुरुजी के अनुसार क्या कहा गया कि भाषा की परिभाषा उन्होंने क्या दी है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है। अब कांता प्रसाद गुरुजी हमारे क्या कहते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा जो मनुष्य है वो अपने विचारों कर दूसरे पर क्या करता है, भली भांति प्रकट करता है, और दूसरों के विचार आप स्वयं समझ सकता है। यानी कि हम किसी दूसरे को यदि हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को समझा पा रहे हैं, या फिर किसी दूसरे को हम उस चीज़ से वो चीज़ें प्रकट कर पा रहे हैं, या फिर हम खुद उस व्यक्ति से कुछ चीज़ें समझ पा रहे हैं, या फिर स्वयं क्या कर पा रहे हैं, कोई विचार करके उन चीज़ों पर अमल कर पा रहे हैं, तो कांता प्रसाद गुरुजी के अनुसार वही क्या है, भाषा है। फिर देखिएगा, भाषा के रूप की अगर बात करें तो अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के 3 रूप होते हैं। अच्छा दोस्तों, अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के जो 3 रूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अगर उनको देखा जाए तो पहला जो रूप है दोस्तों वो हमारा मौखिक भाषा होता है। अच्छा, मौखिक भाषा क्या होता है, जो परिचर्चा अर्थात विस्तृत वाक्य भाषा की मौखिक रूप है। ठीक हो गया। अच्छा, मौखिक कहने का मतलब है जो बोलचाल में हम कर देते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, मौखिक भाषा कहेंगे। कहने का मतलब कि परिचर्चा, किसी से हम चर्चा कर रहे हैं तो वो हमारा मौखिक रूप कहलाएगा। चर्चा अर्थात विस्तृत व्याख्या भाषा का मौखिक रूप है। अच्छा, लिखित भाषा क्या होता है, अब उसके बाद देखिएगा जो भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। भाषा को वह रूप जिसमें अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं
उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अच्छा दोस्तों, अब दूसरे शब्दों में क्या कहता है, जो लिखित भाषा हमारी होती है, लिखित भाषा को क्या कह रहा है, जब हम किसी अक्षरों का प्रयोग कर रहे हैं, चिन्हों का प्रयोग हम जहाँ पर कर रहे हैं, या फिर अपने विचारों को लिखने के लिए उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उन चिन्हों का या फिर उन अक्षरों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसी को हमारा क्या कहा इसने, लिखित भाषा का। जैसे कि देखिएगा, आप लोग लेख लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, कहानी या फिर किसी की जीवनी लिखते हैं, तो उनमें क्या करते हैं हम उन पे अक्षरों का प्रयोग करते हैं, साथ साथ में उन पर चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं। अब चिन्हों का प्रयोग किस तरीके से करेंगे, तो कहीं पर हम क्या करेंगे दोस्तों, और कहीं पर अंक की मात्रा लगा रहे हैं, यानी कि उसकी पार्श्व पर बिंदु लगा रहे हैं, कहीं पर विसर्ग की मात्रा लगा रहे हैं, कहीं पर क्या लगा रहे हैं हम, लोप चिन्ह लगा रहे हैं, तो कहीं पर कोई दूसरे चिन्ह ब्रैकेट पर लग जा रहे हैं हमारे। तो उस प्रकार के जो चिन्ह लगे या फिर जो अक्षर लगे, उन्हीं को हमने क्या किया, लिखित रूप में उनको लिखा, तो वही हमारी क्या कहलाई, लिखित भाषा कहलाई। अगर देखें दोस्तों, अगर जो हमारी सांकेतिक भाषा होती है, सांकेतिक भाषा की जो परिभाषा है वो किस रूप में दी गई है, तो देखिएगा, जिन संकेतों के द्वारा बच्चे गूंगे और बहरे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, उन्हें ही सांकेतिक भाषा कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, सांकेतिक भाषा कहने का मतलब ये है कि आभासी भाषा, आप इसको समझ सकते हैं कि हम आभास कर सकते हैं, उसको बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपको क्या चीज़ कहना चाह रहा है, तो उसी के माध्यम से सांकेतिक भाषा को यहाँ पे व्यक्त किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जिन संकेतों के द्वारा बच्चे गूंगे या फिर बहरे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, उन्हें ही सांकेतिक भाषा कहा जाता है। अब कुछ विद्वान भाषा के दो रूप मानते हैं, एक तो मौखिक मानते हैं, दूसरा क्या मानते हैं, लिखित भाषा को मानते हैं। अच्छा, सांकेतिक रूप को नहीं माना जाता है, इसीलिए नहीं माना जाता है क्योंकि ये क्या है हमारे दोस्तों, एक आभासी भाषा है। अगर बात करेंगे मौखिक और लिखित भाषा, तो मौखिक भाषा आप सुन सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, और लिखित भाषा आप लिख सकते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं। और वहीं पर अगर सांकेतिक भाषा की बात करेंगे, उसको केवल आप समझ सकते हैं, केवल आभास कर सकते हैं। तो इसीलिए जो कुछ विद्वान हैं, उनके द्वारा जो भाषा है उनको दो प्रकार की बोली गई है, एक तो मौखिक, दूसरी हमारी कौन सी हो गई, लिखित भाषा हो गई। अच्छा दोस्तों, देखते हैं कि इसमें जो मौखिक भाषा है वो हमारी क्या है। तो देखिएगा, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि एवं लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। अच्छा दोस्तों, देखिएगा, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। अच्छा, अगर हम किसी से कुछ बोल रहे हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई हमारी क्या होगी, ध्वनि होगी। हम ध्वनि से उसको व्यक्त कर रहे हैं, तो ध्वनि ही उसकी क्या होगी, मौखिक भाषा में सबसे छोटी इकाई होगी। लेकिन अगर जब लिखित भाषा की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो उस समय हमारी क्या होगी, सबसे छोटी इकाई जो होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी वर्ण होगी। जैसे हम किसी को, अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ कि आप कहाँ हैं, तो हम किससे शुरुआत कर रहे हैं, अ से शुरुआत कर रहे हैं। अ क्या हो गया, एक वर्ण हो गया, समझ रहे हैं। तो और क्या हो गया, हमारा एक वर्ण हो गया। तो लिखित भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो वर्ण से शुरुआत होगी, लेकिन जो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो कहाँ, अगर मैं बोल रहा हूँ तो कहाँ में मेरा क जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, मेरी ध्वनि निकल रही है। मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको, मैं जब प्रयोग कर रहा हूँ तो उससे क्या निकल रही है दोस्तों, ध्वनि निकल रही है। तो इसीलिए अगर बात करेंगे तो मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, हमारी ध्वनि होती है। लेकिन लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वर्ण हो जाएगी। फिर देखिएगा, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। अच्छा, अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई यदि अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, वर्ण या अक्षर कह देंगे। अच्छा, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कहेंगे तो आप ध्वनि कह देंगे, और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कहेंगे तो फिर भी आपने वर्ण ही कहना है। बात समझ में आई। उसके बाद देखेंगे, अब सबसे पहले दोस्तों, अब वर्ण की बात करी है तो हम समझते हैं कि वर्ण क्या है, ये वर्ण आखिर है क्या, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखते हैं वर्ण क्या है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अच्छा, ध्वनि दोस्तों, ध्वनि निकली, मैंने कहा कहाँ हैं आप। अब इसी चीज़ को अगर मैं लिखूंगा तो ध्वनि मैंने क्या करी, जो ध्वनि मैं निकाल रहा था कहाँ हैं आप, उसको अगर यदि मैंने लिख दिया तो वो क्या हो गया, ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। यानी कि वर्णों के रूप में हमने ध्वनि को लिख लिया, इस तरीके से समझिए। एवं वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें लिपि या लिपि चिन्ह कहते हैं। अच्छा दोस्तों, जो हमारी क्या होती है, जो वर्ण है, हमारे वर्ण को लिखने के लिए जो हम आ ई उ जो भी मात्राएं हम उस पर अगर प्रयोग करते हैं तो उन मात्रा को क्या कहा जाता है दोस्तों, उन्हें लिपि या फिर लिपि चिन्ह कहा जाता है। कह रहा है अर्थात ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण अक्षर कहते हैं। यानी कि ध्वनि के जो लिपि चिन्ह होते हैं, ध्वनि के अंतर्गत जो लिपि चिन्ह होते हैं, जिनने कहाँ कहा तो आ की मात्रा आई, ऊपर से चंद्र बिंदु आया, तो दोस्तों अर्थात जो ध्वनि में जो लिपि चिन्हों को, उन्हीं को क्या कहा जाता है, वर्ण अक्षर कहा जाता है। कह रहा है, ठीक हो गया। फिर देखिएगा, इनका सही क्रम इस प्रकार है। अच्छा दोस्तों, ये पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि जो क्रमानुसार हमारे क्या आते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा आपका। तो सबसे पहले तो आपका क्या आएगा, ध्वनि आएगा, ध्वनि के बाद आपका वर्ण या अक्षर आएगा, अक्षर के बाद आपका शब्द आएगा, शब्द के बाद पद आएगा, पद के बाद वाक्य, और वाक्य के बाद का आपका आएगा अवनित्य आएगा। ठीक हो गया। अभी दोस्तों, इसमें जो हमारा ये अवनित्य है, इसका जो मतलब है वो क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक हो गया।
अब दोस्तों, अब देखें शब्द की बात करें तो शब्द होते क्या है, वो हमने ध्वनि देखी दोस्तों, ध्वनि के बाद हमने वर्ण देखे, अब वर्ण के बाद क्या शब्द देखें? जी ज़रूर देखेंगे, आप लोग बने रहिएगा। शब्द वीडियो हमारी ज़रूर लंबी बनेगी दोस्तों, लेकिन आपका बेसिक से लेके पूरा क्लियर कराएंगे, ठीक हो गया। अब उसके बाद देखिएगा शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों का सार्थक कर्म जो निश्चित अर्थ दे, यानी कि वर्ण, कोई वर्ण मिले हैं, वर्णों के मिलने से क्या बना, कोई एक शब्द बना है, और उन वर्णों का जो सार्थक कर्म है कोई निश्चित अर्थ यदि आपको दे रहा है तो उसे क्या कहेंगे, हम शब्द कहेंगे। तो इसे भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कहते हैं, जैसे कमल नयन चयन, ठीक हो गया। कमल नयन और चयन आपको, ये हमारे क्या बन गए हैं, जो हमारे क्या है शब्द हैं, ये शब्द बन गए, ठीक हो गया। ये हमारे क्या बने, शब्द बन गए हैं। आप यहाँ पे चयन से इसका संबंध बता सकते हैं, नयन से बता सकते हैं, और कमल से भी बता सकते हैं, ठीक हो गया। कमल यानी कि किसी फूल का हमें क्या मिल रहा है, एक अर्थ मिल रहा है। नयन से आँखों, यानी कि नयन आँखों का हमें, और चयन से क्या मिल रहा है, किसी को चयन करने की हमें शक्ति मिल रही है। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं पर कुछ हमें क्या मिल रहा है, निश्चित अर्थ मिल रहा है शब्दों का, समझ रहे हैं? तो उसी को हम क्या कह देंगे, शब्द कह देंगे। अच्छा दोस्तों, फिर देखिएगा, फिर जाएंगे हम पद में, हम क्रमानुसार चल रहे हैं। तो देखिएगा पद की अगर बात करें तो सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। अच्छा, सार्थक वर्ण समूह, अब जो सार्थक वर्ण समूह कहने का मतलब है कि उसमें शब्दों का समूह होगा, समझ रहे? वर्ण समूह शब्द कहलाता है कह, और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें पद कहा जाता है। आपने क्या किया, किन्हीं वर्णों को पकड़ा, उन वर्णों से मिलकर आपका क्या बना, शब्द बना दोस्तों, और उन्हीं शब्दों से मिलकर आपका क्या बना, पद बन गया। बात समझ में आई? फिर देखिएगा, जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, पहले हमारा क्या बना था, जैसे मोहन बना था, फिर क्रिकेट बना था, कमल बना था, नयन बना था, चयन बना था, वो हमारे क्या बने थे, शब्द बने थे। अब उन्हीं शब्दों से मिलकर हमारा क्या बन गया, एक पद बन गया। अच्छा, पद में हमने किस प्रक्रिया से ली, तो देखिएगा मोहन क्रिकेट खेलता है, यह वाक्य 4 शब्दों में मोहन क्रिकेट खेलता है बना है, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने वाले ये शब्द पद कहलाते हैं। यानी कि 4 तो शब्द मिले हैं, लेकिन शब्दों के समूह से मिलकर बनने वाला जो क्या होता है, हमारा वाक्य होता है, उसको हम पद कहेंगे। अब दोस्तों, वाक्य अलग चीज़ है, वाक्य का प्रयोग मैंने गलत कर लिया। अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम क्या कहेंगे, जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहेंगे, हम पद कहेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, हमने क्या बताया, जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, हमने एक एग्जाम्पल लिया, तो उसी क्रम में अगर आगे बढ़े तो अगर हम वाक्य की बात करें दोस्तों, तो देखिएगा 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह से जो निश्चित अर्थ प्रदान हो उन्हें वाक्य कहते हैं। इसे भाषा की पूर्णतम इकाई कहते हैं। अच्छा दोस्तों, देखिएगा 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को, कहने का मतलब ये है कि 2 या 2 से अधिक जो शब्द हैं हमारे, उनके सार्थक जो समूह होगा, उससे जो निश्चित अर्थ हमें प्रदान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। इसे भाषा की पूर्णतम इकाई भी कहते हैं। अच्छा, भाषा की पूर्णतम इकाई हम किसे कहते हैं, वाक्य को कहते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग ये भी याद रखिएगा। अब देखिएगा कि हमने इसमें 2 या 2 से अधिक जो सार्थक समूह मिले, उनसे मिलकर जो निश्चित अर्थ प्रदान करता है उसे वाक्य कहा। तो देखिएगा, मोहन कल विद्यालय जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक एग्जाम्पल मिला आपको, मोहन कल विद्यालय जाएगा। यदि इसे जाएगा विद्यालय मोहन कल के रूप में लिख दिया जाए तो इसे वाक्य नहीं बल्कि शब्दों का समूह कहा जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक निश्चित अर्थ प्रदान नहीं कर रहा है। यदि अगर मैं कहूँ मोहन कल विद्यालय जाएगा, तो मोहन कब जाएगा विद्यालय, कल जाएगा। लेकिन इसी चीज़ को क्या कहा इसने, कि यदि इसे जाएगा विद्यालय मोहन कल कहा गया तो क्या हो गया, एक शब्दों का खाली समूह बना, यह निश्चित अर्थ कोई प्रदान नहीं करता है, तो इसीलिए वाक्य नहीं कहलाएगा, ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें वाक्य के अंग, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। अच्छा, वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिएगा, पहला तो हमारा उद्देश्य होता है, और दूसरा हमारा कौन सा होता है दोस्तों, दूसरा हमारा विधेय होता है, ठीक हो गया। अच्छा, उद्देश्य क्या होता है, तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर मैं किसी रमेश के बारे में कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ रमेश अच्छा लड़का है, तो मैंने किसके बारे में कहा, रमेश के बारे में कहा कि रमेश क्या है, एक अच्छा लड़का है, तो उद्देश्य क्या हो गया, रमेश उसमें मेरा उद्देश्य हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर मैं उसी तरीके से अगर यहाँ पर देखूँ तो क्या कहता है कि उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अब राहुल होशियार विद्यार्थी है। अच्छा दोस्तों, किसके बारे में कहा जा रहा है, राहुल के बारे में कहा जा रहा है, तो जिसके बारे में कहा जाता है वह उद्देश्य होता है, तो राहुल क्या हो गया, इसमें हमारा उद्देश्य हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, राहुल कैसा विद्यार्थी है, हमारा होशियार विद्यार्थी है। अभय परीक्षा हॉल में बैठा है, कौन परीक्षा हॉल में बैठा है दोस्तों, अभय बैठा है, तो उद्देश्य कौन हो जाएगा, अभय हो जाएगा। फिर देखिएगा, अब उपयुक्त दोनों में राहुल और अभय उद्देश्य हैं, ठीक है, ये हमने पहले भी आपको कंफर्म कर दिया है। फिर देखिएगा, विधेय किसे कहता है दोस्तों, विधेय को जाने तो विधेय के उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अच्छा, जब मैंने कहा कि राहुल अच्छा लड़का है, और राहुल के बारे में क्या मैंने बताया, उसकी अच्छा ही बताया, राहुल अच्छा लड़का है कहा, तो वो उसका क्या हो गया, विधेय हो गया। आप इस तरीके से समझिएगा, राहुल तो क्या था उसमें
हमारा उद्देश्य था, लेकिन राहुल अच्छा लड़का है यदि अगर मैंने कहा है तो वो जो अच्छा लड़का है मैंने कहा वो क्या है, उसका विधेय है। बात समझ में आ रही है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह उसे क्या कहेंगे हम दोस्तों, विधेय कहेंगे। तो इसको बेसिक से समझिएगा, तो अगर आप लोगों को टाइम जरूर लगेगा लेकिन इसमें सीखने को जरूर मिलेगा। चंडीगढ़ एक व्यवस्थित शहर है। अब देखिएगा चंडीगढ़ दोस्तों क्या हो गया एक, अब आप खुद समझ होंगे, इससे पहले मैंने आपको बताया चंडीगढ़ क्या हो गया, हमारा उद्देश्य हो गया। एक व्यवस्थित शहर है कह रहा है, तो चंडीगढ़ क्या है, एक एक व्यवस्थित शहर है। एक व्यवस्थित शहर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, विधेय हो जाएगा। राम ने रावण को मारा, बात समझ में आई, राम ने रावण को मारा, तो किसने मारा, राम ने। किसको मारा, रावण को। तो जो हमारा क्या है, उद्देश्य है, उद्देश्य के द्वारा जो कर्म किया जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो क्या किया इसने, रावण को मारा। राम ने क्या किया दोस्तों, रावण को मार दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका विधेय हो गया। अच्छा दोस्तों देखिए, उपयुक्त वाक्यों में एक व्यवस्थित शहर है और रावण को मारा विधेय है। अच्छा यही चीज़ हमारे ऊपर भी निकली थी, जी बिल्कुल निकली थी। फिर देखिएगा अब अवनीति क्या है हमारी, अन्विति, सॉरी अन्विति क्या है हमारी। तो अन्विति दोस्तों, अन्विति के अंतर्गत लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार शब्दों के परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। अच्छा दोस्तों इसका तो मतलब मैंने आपसे पूछा था लेकिन ये यहीं पर आ गया है, कोई बात नहीं, आप लोग यहीं से देख लीजिएगा। जो अवनीति है दोस्तों हमारा, अनुमिति, सॉरी अनुमिति के अंतर्गत लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार शब्दों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। यह संबंध कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण और विशेष्य में होता है। अच्छा दोस्तों इसमें सारे ही कार्य हो जाएंगे। इसमें आपको क्या होगा, जो अनुवृत्ति हमारी होती है इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा लिंग का चयन हो जाएगा, वचन का चयन कि नहीं एक वचन है, बहुवचन है, समझ रहे हैं। पुरुष काल में आप लोगों का इसमें हो जाएगा, काल के अनुसार क्या भविष्य काल है, भूतकाल है या फिर वर्तमान काल है, कौन सा काल है वो भी आपको पता चल जाएगा। अब फिर उसके बाद देखें तो यह संबंध कर्ता और कर्म क्रिया पर भी पड़ेगा। अच्छा जो कर्ता है या उसके कर्म पर भी इसका प्रभाव पड़ने को देखने को मिलेगा। या फिर देखें तो संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण और विशेष्य में भी इसका प्रयोग होता है। तो यही हमारी क्या होती है, अनुवृत्ति होती है। ठीक हो गया, बात समझ में आई। अब देखिएगा हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। अच्छा दोस्तों हिंदी किस प्रकार की भाषा है, आप लोगों से पूछा जाता है। तो हिंदी किस प्रकार की भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा है। इससे पहले काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक हो गया। और एक बात पहले से ध्यान रखिएगा कि हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव कब से हुआ, कहता है 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है, कह रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद देखें तो हिंदी वस्तुतः फारसी का शब्द है। अच्छा दोस्तों जो हमारा हिंदी शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, यदि अगर पूछा जाए, इससे पहले पूछा गया है, यदि अगर पूछा जाए तो ये किस भाषा का शब्द है, हमारा फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। अच्छा दोस्तों जो हमारा हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द का जो जन्म हुआ है ये कहाँ से माना गया है, हमारा ये हमारा संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से माना गया है। इसका पहला प्रयोग ईरान के निवासियों ने किया था। अच्छा दोस्तों आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो हिंदी भाषा का सबसे पहले जो प्रयोग है वो सिंध के रूप में किसने किया था। तो दोस्तों ये हमारा किसने किया था, ईरानियों के द्वारा इसकी स्थापना या फिर इसका जो प्रचलन है वो कराया जाता है। सबसे पहले प्रयोग इन्हीं के द्वारा करा जाता है। और हिंदी का शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत के सिंधु शब्द एवं हिंदुतः हिंदी किस भाषा का शब्द है, यदि अगर आप लोगों से पूछा जाए तो यह हमारा फारसी भाषा का शब्द है। इस प्रक्रिया से आप लोग इसको याद करेंगे। फिर देखिएगा हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति शेरसैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं, जबकि संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा आदिजन्य या फिर देव भाषा देववाणी कहते हैं। अच्छा दोस्तों देखिएगा हिंदी भाषा की जो मूल उत्पत्ति है वो शेरसैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो दोस्तों आप लोग से भी क्या करेंगे, इसको शेरसैनी अपभ्रंश कर देंगे। अपभ्रंश को हिंदी अब क्या कहता है कि अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं। अच्छा जो हमारी अपभ्रंश है इसी को क्या कहते हैं, हमारा हिंदी की जननी कहते हैं, कह रहा है। जबकि जो संस्कृत भाषा, जो संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, यानी कि भारत की जो सबसे प्राचीन आर्य भाषा आप लोग समझते हैं, आर्य भाषा में हमारी संस्कृत ही आती थी। तो जबकि संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है जिसे आर्य भाषा कहा जाता है। अच्छा इसको आदि जननी भी कहा जाता है, देव भाषा भी कहा जाती है भाई, देववाणी यानी कि देवों की वाणी। जो हमारे भगवान होते थे, भगवानों की जो वाणी थी वो भी संस्कृत में ही इसको देखा जाता था, तो देववाणी के नाम से भी इसको जाना गया है। फिर देखिएगा ध्यान दें अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। अच्छा दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अपभ्रंश में कितने स्वर देखने को मिलते थे, यदि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो केवल 8 थे। वो कौन कौन से थे, ओ था हमारा, आ था, इ, उ, ए और ओ था।
अच्छा, इन्हीं 8 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता था। अच्छा दोस्तों, पहले इनका कहा जाता था, इन 8 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता था, किंतु आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर आ गए। अच्छा, 2 नए जो स्वर थे वो कौन-कौन से आ गए? एक तो ऐ आ गया और एक हमारा औ आ गया। अब जो भी विकसित हुए, इनको क्या कहा गया? संयुक्त स्वर है। बात समझ में आ रही है? विकसित हो गए जो कि ये क्या हो गए? संयुक्त स्वर हो गए। अच्छा, हमारे जो मूल स्वर थे दोस्तों, वो हमारे मूल स्वरों में कौन किस किस का प्रयोग कहा गया? कहा कि अ, आ, इ, ई, उह, ऊ, ए और ओ का प्रयोग किया गया। लेकिन जो आदिकालीन हिंदी में जो 2 नए स्वर आए हमारे, ए, ऐ और औ, तो इसको क्या हमारा क्या कहा? विकसित हो गए, तो इनको हमारा संयुक्त स्वर कह दिया गया। ठीक हो गया। अब देखिएगा, अपभ्रंश में ड, ढ व्यंजन नहीं थे, इनका विकास आदिकाल में हुआ है। अच्छा दोस्तों, इन्हीं को हमारा उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है, इन्हीं को हमारा द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। आप लोग ये लिख के लीजिएगा, द्विगुण व्यंजन या फिर उच्छिप्त व्यंजन ड, ढ को कहा जाता है। लेकिन उसमें भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जब ड इस प्रक्रिया में बना हो दोस्तों, जब ड और ढ दोनों ही इस प्रक्रिया में बना हो, तब जाके ये उच्छिप्त व्यंजन है। यदि अगर सिंपल इस तरीके से अगर आपको देगा तो फिर ये उच्छिप्त व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन में ये दोनों ही आते हैं, वो इस तरीके से भी आपको देगा और इस तरीके से भी आपको देगा, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है वहाँ पे। जो इस प्रक्रिया में बना हुआ ड और ढ है, आपको केवल उसी को उच्छिप्त व्यंजन के लिए राइट आंसर करना है। अच्छा दोस्तों, अगर आप बात करें भारतीय आर्य भाषा की, तो देखिएगा, भारतीय आर्य भाषा 3 कालों में विभाजित है। अच्छा दोस्तों, 3 कालों में कौन कौन से काल हैं? एक तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है, दूसरा आपका मध्यकालीन आर्य भाषा काल है, और तीसरा हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल है। अच्छा दोस्तों, ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल का जो समय रहा है वो 1500 से 500 ईसा पूर्वी तक इसका काल माना गया है। अगर वहीं बात करें मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल, तो दोस्तों 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का इसका काल देखा गया है। और वहीं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का अगर काल देखा जाए, तो दोस्तों 1000 ईस्वी से अब तक का जो काल देखा गया वो आधुनिक आर्य भाषा काल देखने को मिला है। तो हिंदी का विकास क्रम यदि अगर देखें, तो दोस्तों हिंदी का विकास क्रम पूछता है, बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले संस्कृत आती है, संस्कृत के बाद हमारी पाली आती है, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद लास्ट में हमारी क्या आती है? हिंदी आती है। तो दोस्तों संस्कृत से हिंदी बनने तक का जो समय लगा वो कौन कौन सा है हमारा? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। आप लोग मेरे साथ रिपीट करें, जरूर आपको याद होगा। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी का प्रयोग हमने किस में किया? हिंदी का जो विकास क्रम है उसके संदर्भ में किया। अब देखिएगा दोस्तों, अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में भाषा एक और रूप प्राप्त होता है, जिसे कुछ विद्वान अव्वहट नाम देते हैं, तो कुछ विद्वान इसे अपभ्रंश मानते हैं। अच्छा दोस्तों, क्या कह रहा है कि नोट करके दिया है, आप लोग इस चीज़ का ध्यान आप लोग भी रहेंगे कि अपभ्रंश को ही हमारा अव्वहट के रूप में भी किसी विद्वानों के द्वारा जाना गया है। तो आप लोग देखिएगा क्या कह रहा है, अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में भाषा का एक और रूप प्राप्त होता है, जिसे कुछ विद्वान अव्वहट मानते हैं, तो कुछ विद्वान इसे अपभ्रंश मानते हैं। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, अव्वहट नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख विद्यापति की कीर्तिलता में मिलता है। अच्छा दोस्तों, जो हमारे अव्वहट है, इसके अनुसार देखें तो किसके अनुसार ये अव्वहट का प्रयोग देखने को मिलता है? तो अव्वहट का जो स्पष्ट उल्लेख है दोस्तों, ये विद्यापति जी के जो कीर्तिलता में है दोस्तों, कीर्तिलता जो कृति है इनकी, इसमें देखने को मिलता है। कहता है जो हमारा क्या कहा गया, या तो अपभ्रंश या अव्वहट के रूप में डिफरेंस उनका करवाया गया। अच्छा दोस्तों, फिर देखिएगा, संस्कृत को यदि अगर हम देखें तो संस्कृत को किस रूप में हमारा बांटा गया? संस्कृत को हमारी देववाणी कही गई, यानी कि जो हमारे कौन कहते हैं? देवताओं की वाणी, देववाणी हो गई। अगर पाली ग्रंथ की बात करें तो दोस्तों, पाली हमारी बौद्ध धर्म की भाषा, भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। यदि अगर आप लोग जीएस भी पढ़ते होंगे तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे? तो दोस्तों पाली भाषा में दिए थे। तो जो पाली भाषा है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म का भाषा है। उसके बाद अगर प्राकृत की अगर हम बात करें तो जैन धर्म की भाषा हमारी प्राकृत देखने को मिलती है, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा, महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए थे। अब क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर से जीएस के जो 2 क्वेश्चन हैं वो भी मिल गए हैं आपको। भगवान बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे किस भाषा में दिए थे? तो दोस्तों हमारे पाली भाषा में दिए थे। वहीं अगर हम बात करेंगे कि महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए थे किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक हो गया। फिर देखते हैं अपभ्रंश के बारे में। तो अपभ्रंश दोस्तों बिगड़ा हुआ रूप इसी को कहा जाता है। अपभ्रंश के बाद ही क्या बनी है? हिंदी बनी है हमारी। तो अपभ्रंश को हमारा बिगड़ा हुआ रूप कहा गया, और हिंदी को क्या कहा गया दोस्तों? हमारा आधुनिक हिंदी के नाम से जाना गया। अच्छा, आधुनिक हिंदी का जो कार्यकाल था दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया 10,000 ईस्वी 1000 ईस्वी से आगे का जो कार्यकाल है वो हमारा हिंदी का आधुनिक काल के रूप में जाना गया है। फिर देखिएगा आवृत्ति मूलक। अच्छा दोस्तों, आवृत्ति मूलक क्या है? आकृति का रूप इसे कहा जाएगा।
आकृतिमूलक कहने का मतलब है कि आकृतिक आरूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट या फिर श्लिष्ट भाषा है, जबकि संस्कृत संयोगात्मक एवं अंग्रेजी वियोगात्मक भाषा है। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिंदी किस प्रकार की भाषा है, संश्लिष्ट है या फिर आपकी वियोगात्मक है, संयोगात्मक है। इस तरीके से यदि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों देखिएगा, जो आकृति मूलक के अनुसार देखा जाए तो हिंदी हमारी कैसी है, वियोगात्मक या फिर हमारी विश्लिष्ट या फिर श्लिष्ट भाषा है। ठीक हो गया। वहीं अगर संस्कृत की बात करें तो ये हमारी कैसी है, संयोगात्मक है। अंग्रेजी की बात करें तो ये हमारी वियोगात्मक है। अच्छा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही आप वियोगात्मक याद करें, संस्कृत को आप संयोगात्मक याद कर लें। फिर देखिएगा, विश्व की 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा में हिंदी का स्थान तीसरे नंबर पर है, जबकि अंग्रेजी का प्रथम एवं चीनी भाषा का जो मंदारिन है उसका द्वितीय स्थान है। अच्छा दोस्तों देखिएगा, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि विश्व में 10 जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाएं हैं उनमें से जो हिंदी का क्रम है वो हमारा तीसरे नंबर पर है। अच्छा, इसमें फर्स्ट क्रम किसका है विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली, तो फर्स्ट हमारा इंग्लिश का है। दूसरा कौन सा है, तो दोस्तों हमारा दूसरा मंदारिन का है। अच्छा, मंदारिन कहाँ की भाषा है, तो दोस्तों ये मंदारिन हमारी चाइना की एक भाषा देखने को मिलती है, जिसे द्वितीय श्रेणी सब सर्वाधिक बोली जाने वाली का दर्जा प्राप्त है। अच्छा, तीसरे नंबर पर हमारा कौन है, तो दोस्तों तीसरे नंबर पर हमारा हिंदी आ गया। फिर देखते हैं, तो दोस्तों ये आज हमारा जो सीरीज़ था ये ख़त्म हो चुका है। लगभग 26-27 मिनट की आपकी ये वीडियो बनी हुई है। मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें, जो हमारी हिंदी की जो सीरीज़ चल रही है ये हमारी कैसी बन रही है, क्या आप लोगों के समझ में ये सीरीज़ आ रही है। आप लोग ये जो सीरीज़ देख रहे हैं इसके बाद आप लोग इसके ऑप्शनल ज़रूर देखें। इससे आगे का जो पार्ट है वो हम दूसरी वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट करवाएंगे। 2 वीडियो में हम दूसरी वीडियो हो सकता है 1 से 1.5 घंटे की बने, लेकिन उस एक वीडियो में ही हम इस जो चैप्टर है इसको कंप्लीट करवा देंगे। तो दोस्तों आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। यदि अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आती है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़रूर साझा करें, और निरंतर हम इस प्रकार की क्लास लाने का प्रयास करेंगे यदि अगर आप लोगों की प्रतिक्रिया हमारे चैनल के प्रति अगर अच्छी रही। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को पसंद आया हुआ हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।